So let's start today's session. Our aim of today's session is to understand MinMax and as much as possible, because I have seen it from my past experience that it took time to understand the full process. So there are multiple ways to understand this particular algorithm. So I will use one particular way जो अब हम यूज करेंगे, that is not in the book. फिर हम बुक वाले वे पे भी आएंगे. So जब आप इसको देखोगे ना, even on the internet, you will find कि there are multiple ways people have used to learn this algorithm and teach this algorithm. So we will use one of the way. We will see that how your understanding goes. तो आप लोगों को काफी मुझे साथ साथ फीडबैक देना पड़ेगा when we start कि how to whether you are able to understand this or not. क्योंकि algorithm, this is very important algorithm, and recently it is being used in the generative adversarial networks. तो अभी recently काफी deep learning और deep fake में specifically इसका एक वर्जन यूज होता है. तो कहीं ना कहीं आपको ये एल्गोरिथम आना चाहिए, नॉट ओनली फॉर द गेम प्लेइंग बट आल्सो जब आप कभी मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में जाओगे, सो देयर आल्सो यू वुड इसका एक वर्जन यूज करोगे आप. ठीक है. सो मिनमैक्स इज डेप्थ फर्स्ट, सिंपल जैसे हम करते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च है, उसी का मॉडिफाइड वर्जन है, एंड द डेप्थ लिमिटेड बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर गेम्स. और कई बार गेम्स में क्या होता है कि डेप्थ काफी ज्यादा हो सकती है, तो दैट्स व्हाई वी नीड टू लिमिट इट. और हम रिकर्सिव सॉल्यूशन रखेंगे. तो रिकर्शन में एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया यही होगा कि डेप्थ हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया होगा. ठीक है. अब जितनी भी गेम्स होती हैं उनमें एक मूव जनरेटर हमें होना चाहिए. जैसे अगर आप टिक टैक टो के लिए बना रहे हो, ठीक है, सो इफ आई एम मेकिंग फॉर टिक टैक टो, तो जिस भी पॉइंट पे टिक टैक टो के लिए बन रहा है वहां से जो भी इसके सेल्स हैं, सो वहां से हमें इसका देखना पड़ेगा कि टिक टैक टो के लिए जो भी सेल्स है कि किस सेल में हम जा रहे हैं. सपोज हमने कभी टिक टैक टो में वी आर एट दिस पोजीशन कि हमने ये मूव चली हुई है, सो नेक्स्ट मूव पे हम कहाँ पे चल सकते हैं. वी कैन मूव एट 2 3 4 6 5 पे चला हुआ है, 7 8 9. सो हमें यानी कि एक ऐसा मूव जनरेटर फंक्शन चाहिए जो बताए कि हम नेक्स्ट कहाँ पे चल सकते हैं. सो मूव जनरेटर एक्स के लिए अलग बताएगा और ओ के लिए अलग बताएगा. सिमिलरली चेस के लिए मूव जनरेटर थोड़ा अलग होगा. वो फंक्शन बताएगा चेस में वैलिड मूव कौन सी है और नेक्स्ट हमारी मूव कौन सी होगी. तो क्योंकि अभी हम पर्टिकुलर गेम की बात नहीं कर रहे, तो मूव जनरेटर यानी कि हम मान के चलेंगे कि वी कैन मेक दिस फॉर एनी गेम. सो मूव जनरेटर बनाना दैट इज नॉट ए टफ टास्क. टिक टैक टो के लिए बनाना तो बड़ा इजी है, किसी भी ब्लैंक स्क्वायर पे हम चल सकते हैं. सो जो भी टिक टैक टो में करंट गेम का पोजीशन होगी, सो हमें पता है कि हर ब्लैंक स्क्वायर पे हम चल सकते हैं. सो जो भी ब्लैंक स्क्वायर होगा वो मूव जनरेटर रिटर्न कर देगा. सो टिक टैक टो के लिए तो बनाना इजी है. चेस के लिए हमें थोड़े से रूल लिखने पड़ेंगे मूव जनरेटर में कि कौन कौन सी मूव पॉसिबल है. एक हम हर गेम का स्टैटिक इवैल्यूएशन फंक्शन भी बनाना है. स्टैटिक इवैल्यूएशन फंक्शन बनाना कैसे, दैट आई विल कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे. सो जो स्टैटिक इवैल्यूएशन फंक्शन है ये हमें बताएगा कि कौन सा बोर्ड अच्छा है व्हेन वी आर मूविंग अहेड. सो कौन सा बोर्ड अच्छा है. सो ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग बोर्ड होगा जब हम स्टार्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, और जहां विन कर रहे हैं जो विनिंग बोर्ड है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और जहां हम लूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए. तो यानी कि स्टैटिक वैल्यूएशन फंक्शन जो भी होगा ये एक मिनिमम से लेके 0
और मैक्सिमम के बीच में कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। सो इस रेंज में जो वैल्यू होगी वो हमारे लिए अच्छी है, इस रेंज में जो वैल्यू है दीज आर नॉट गुड फॉर अस। ठीक है, नाउ कमिंग टू द एक्चुअल एल्गोरिथम, या कैसे मूव करते हैं हम। स्टैटिक इवैल्यूएशन फंक्शन देख लेते हैं कि टिक टैक टो में कैसे बन सकता है, और इसका नाम कुछ भी रख सकते हो आप, स्टैटिक इवैल्यूएशन फंक्शन भी रख सकते हो, रेटिंग फंक्शन भी रख सकते हो। इनफैक्ट ये कर क्या रहा है, आपके बोर्ड की रेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम दोनों गेम का देखेंगे, टिक टैक टो का भी देखेंगे कैसे क्या होना चाहिए, और देन चेस में भी देखेंगे कि चेस के लिए बनाना है तो क्या होना चाहिए। ठीक है, सो टिक टैक टो का कैसे बना सकते हैं स्टैटिक रेटिंग फंक्शन भी, जो विनिंग बोर्ड की मैक्सिमम वैल्यू दे और लूजिंग बोर्ड की मिनिमम वैल्यू दे, और बीच में जो बोर्ड विनिंग की तरफ लेके जा रहा है उसकी हाई वैल्यू दे। तो कैसे बना सकते हैं, जैसे एनीवन कोई भी कुछ भी आइडिया, एक तो वे बताओ किस तरह से बन सकता है, कोई भी। हरलीन, मनदीप, कोई भी बताओ आप, अविरल। तो हमने बोर्ड की रेटिंग निकालनी है। बोर्ड की रेटिंग में क्या चाहते हैं, हम चाहते क्या है कि बोर्ड की रेटिंग, अब बोर्ड की रेटिंग एक्स के लिए अलग से निकलेगी, ओ के लिए अलग से निकलेगी। ठीक है, अब रेटिंग में अगर तो विनिंग है, विनिंग फाइंड आउट करना तो बहुत इजी है। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। विनिंग हम इफ कंडीशन से देख सकते हैं, सभी रोज कॉलम्स या डायगोनल में अगर तो हम विन कर रहे हैं, इफ इट इज ए विनिंग बोर्ड फॉर एक्स, अगर जो भी बोर्ड पास ऑन किया है, जैसे रेटिंग फंक्शन आपने बनाया है तो इसको जो भी बोर्ड आपने पास ऑन किया है तो ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर तो किसी भी रो कॉलम या डायगोनल में विन हो रहा है या विन है, ऑब्वियसली उसकी रेटिंग ये क्या रख लेगा, रेटिंग कोई हायर वैल्यू रख लेगा, लेट्स से 100, या लेट्स से अगर हमने -10 to 10 रेंज हमारे ऊपर आएगी, जहां मर्जी रखनी, लेट्स से हमने 10 रेंज रख ली है, जहां पे अगर किसी भी रो में कॉलम में या डायगोनल में तीनों पोजीशन हमारे पास है, और एक्सट्रीम केस क्या है जब हम लूज कर रहे हैं, अगर ओपोनेंट के पास है यही है तो रेट माइनस इक्वल टू 10, तो उसकी वैल्यू -10, यानी कि अगर भी विनिंग है तो हमारी वैल्यू +10 है, अगर लूजिंग है तो -10 है। ये दोनों एक्सट्रीम केस हैं। विनिंग में तीनों जो स्केयर हैं किसी भी रो कॉलम या डायगोनल में हमारे पास है, लूजिंग में ये तीनों स्केयर किसी भी रो कॉलम या डायगोनल में ओपोनेंट के पास है, तो उस केस में ये -10 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये नाउ दिस इज, अब इन दोनों के बीच में बाकी बोर्ड लाई कर रहे होंगे। बाकी बोर्ड क्या हो सकते हैं, किसी में हमारे पास सिर्फ 2 हैं और तीनों नहीं है, जो यानी कि +10 नहीं कर सकते। अगर हमारे पास 2 हैं और तीसरा एम्प्टी है तो लेट से हम +5 कर देंगे। इसी तरह से कंडीशन हो सकती है कि कोई 2 भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, और जहां 2 कॉन्जिक्यूटिव है तो तीसरा एम्प्टी नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास सेंटर है तो हम +3 कर देंगे क्योंकि सेंटर इज गुड फॉर अस। फॉर ईच कॉर्नर, अगर कॉर्नर है हमारे पास तो हम +1 कर सकते हैं। सो इन दिस वे हम इफ कंडीशन लगा लगा के चेक करेंगे। तो पहली इफ कंडीशन में चेक करेंगे कि तीनों, क्या हमने वेदर इट इज विनिंग बोर्ड, क्या हमने गेम विन कर ली है, तीनों स्केयर हमारे पास हैं तो +10 है। अगर हमने गेम विन नहीं की बट वी आर इन दैट पोजीशन कि वी आर इन ए गोइंग, वी कैन विन फ्रॉम हियर,
यानी कि 2 स्क्वायर हमारे पास है और तीसरा एम्प्टी है, सो अगेन वी कैन गिव सम वैल्यू +5, ये +5 होगी +8 होगी, दिस इज अप टू द प्रोग्रामर की अपनी चॉइस है। बट अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है, फिर हम अगर अभी गेम जैसे स्टार्ट ही हुई है तो सेंटर को ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं, कॉर्नर को उससे कम वैल्यू दे सकते हैं, इन दिस वे वी कैन हैव द मैकेनिज्म। ठीक है, इसीलिए सिमिलरली ओपोनेंट के लिए भी हम ऐसा करेंगे। ओपोनेंट के पास अगर तीनों है तो -10 कर दिए, ओपोनेंट की पास 2 है और तीसरा खाली है तो -5 कर दिया, ओपोनेंट के पास सेंटर है तो -3 कर दिया, ओपोनेंट के पास कोई कॉर्नर है तो -1 कर दिया। इन दिस वे वी कैन मेक ए रेटिंग फंक्शन जिसमें बोर्ड जैसे पास ऑन होगा और हम रेटिंग पूछेंगे एक्स के पर्सपेक्टिव के लिए। जब हम एक्स के पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हैं तो हम एक्स को पॉजिटिव मान रहे हैं हर चीज, जब हम ओ के पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हैं तो ओ के लिए हर चीज पॉजिटिव मान रहे हैं और एक्स उसका ओपोनेंट है। तो यानी कि इस फंक्शन में जिसके पर्सपेक्टिव से पूछेंगे, अगर एक्स के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं तो एक्स के लिए हर चीज पॉजिटिव है और उसके ओपोनेंट के लिए नेगेटिव। अगर ओ के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं तो ओ के लिए हर चीज पॉजिटिव है और उसके ओपोनेंट के लिए नेगेटिव। ये चीज क्लियर है सबको? अनमोल, आशीष, क्षितिज, ये क्लियर है सबको? मनीषा, कोई डाउट हो इसमें? अब इसमें रेटिंग फंक्शन में क्या है कि सम ऑफ यू में से कि आई डिडंट लाइक दिस रेटिंग फंक्शन। ठीक है, आपका अपना रेटिंग फंक्शन हो सकता है। सो आई एम गोइंग बैक टू दैट। सो आपका अपना रेटिंग फंक्शन होता है, देयर इज नो क्लियर कट कोई गाइडलाइन ये नहीं है कि इस ये वाला रेटिंग फंक्शन अच्छा है। या समवन विल से कि मुझे तो जब विनिंग कंडीशन है तो मुझे +100 करना है, और समवन वुड से कि नहीं मुझे सेंटर के केस में मुझे ज्यादा वेटेज नहीं देनी, मुझे कॉर्नर को वेटेज देनी है। So let's say one of you come out with another rating function, जो मैंने अभी लिखा है, let's say इसका नाम rate1 लगते हैं, और आपने some of you may come out with another rating function। तो अब किसका रेटिंग फंक्शन अच्छा है? So since these are heuristics, ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि भी मेरा हेरोस्टिक फंक्शन अच्छा है या नहीं। Only way we can do is we can ask to play among themselves। So जिसका गेम जीतेगी उसका रेटिंग फंक्शन अच्छा है। सो दिस इज जस्ट एन हेरोस्टिक, कोई आई कैन नॉट डू हैव अ मैथमेटिकल प्रूफ फॉर दैट कि हाँ यही रेटिंग फंक्शन अच्छा होता है। ये इंट्यूशन बेस्ड है, जिस तरह से हम खेलते हैं, हाँ भाई ठीक है सेंटर को ज्यादा वैल्यू देनी है, कॉर्नर को कम देनी है। बट सम ऑफ यू टिक टैक टो में तो ऐसे हेरोस्टिक फिर भी 1 या 2 या 3 होंगे, या बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा रेट 2 या रेट 1 में। बट नाउ इमेजिन चेस के केस में तो ऐसे कई हेरोस्टिक बन सकती है। अब चेस के केस में मैं जो बनाऊंगा रेटिंग फंक्शन, सो लेट्स से आई गिव वन रेटिंग फंक्शन कि जितने पीसेस अंदर अटैक हैं ओपोनेंट के पीसेस अंडर अटैक, लेट्स से विनिंग कंडीशन का बनाते हैं पहले। विनिंग कंडीशन में ओपोनेंट का किंग अंडर अटैक है और उसके पास कोई लीगल मूव नहीं है। ठीक है, ये नो लीगल मूव, तो ये मेरे लिए विनिंग कंडीशन है। ऑब्वियसली इसको मैक्सिमम रेटिंग देनी है, लेट्स से +10 या +100, ये रेंज कुछ भी हो सकती है। यू कैन हैव एनी रेंज, इवन -1 to 1 भी ले सकते हो, इट इज अप टू यू। वो तो नंबर हमारे हाथ में, प्रोग्रामर के हाथ में कैसे डील करना है। तो ये विनिंग कंडीशन है। ऐसे लूजिंग कंडीशन है कि हमारा किंग अंडर अटैक और हमारे पास लीगल मूव नहीं है, सो हमारे लिए लूजिंग कंडीशन है। इन बिटवीन जो बाकी के बोर्ड होंगे उसमें क्या हो सकता है कि ओपोनेंट का किंग अंडर अटैक है बट ओनली 1 लीगल मूव है या 2 लीगल मूव है। जहां ऐसा हो सकता है कि किंग अंडर अटैक तो नहीं है बट उसका कोई इंपॉर्टेंट पीस अंडर अटैक है, जैसे कोई क्वीन अंडर अटैक है, रूक अंडर अटैक है, बिशप अंडर अटैक है, उसको वेटेज दे सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कितने पीसेस या कितने स्क्वायर पे हम अटैक कर रहे हैं उसको वेटेज दे सकते हैं।
तो चेस के केस में ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, इट वुड बी कॉम्प्लेक्स, बट इवेंचुअली वी वुड बी एबल टू मेक इट। अगर जो प्रोग्रामर है, जैसे टिक टैक टो के केस में यू मे एंड अप राइटिंग फ्यू इफ, ठीक है, आपको 10-15 इफ लग के आपका फाइनल रेटिंग फंक्शन बन जाएगा। चेस के केस में eventually you will be able to make rating function कि हाँ इसको वेटेज देनी, इसको वेटेज देनी। बट चेस के केस में whatever I will say, your differences, the people among you, आप सबको लगेगा कि आप सबका रेटिंग फंक्शन अलग अलग हो सकता है, हर किसी का सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, रेट 2 रेट 3 वेरिएशन काफी ज्यादा हो सकती है। सो टिक टैक टो में वेरिएशन, बिकॉज सिंपल गेम है, सिंपल बोर्ड है और सिंपल 2 ही पीसेज हैं, एक्स एंड ओ, वेरिएशन कम होंगी। बट चेस के केस में तो देयर कुड बी मल्टीपल वेरिएशन एंड देयर कुड बी मल्टीपल वे टू डू दिस। सो देयर इज अगेन, एज आई टोल्ड यू, कि देयर इज नो गाइडलाइन कि विच वन इज बेटर अनलेस वी प्ले विद अमंग देमसेल्व्स, तब तक कोई भी हमें पता नहीं होगा। सो लाइक अविरल इज आस्किंग दैट कि ओपोनेंट के पर्सपेक्टिव से भी कर रहे हैं। ये हमने जो रेटिंग फंक्शन है इसमें हम पास ऑन करेंगे कि x के लिए मांग रहे हैं कि o के लिए मांग रहे हैं। रेटिंग फंक्शन हम इंडिपेंडेंट ऑफ एल्गोरिथम बनाएंगे। रेटिंग फंक्शन क्या करेगा, अगर x के पर्सपेक्टिव से मांग रहे हैं तो वो x को पॉजिटिव देगा, यानी जहां x की विन होती है उसको +10 मान के चलेगा, और जहां o की विन होती है उसको -10 मान के चलेगा। तो रेटिंग फंक्शन को हम अलग से बना लेंगे। ओनली आवर जब हम अपनी व्हेन वी मेक मेन एल्गोरिथम, तब हम इसको डील करेंगे इन आवर एल्गोरिथम की वेदर कंप्यूटर इज प्लेइंग x और नॉट और o। अगर कंप्यूटर x मान रहा है तो वो अपने आप ही रेटिंग फंक्शन का जो भी वैल्यू आएगी उसको वो डील खुद ही वो मेन फंक्शन एल्गोरिथम में करेंगे, नॉट इन दिस एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम को सिंपल रखेंगे कि अगर x के लिए मांग रहा है तो वो x को पॉजिटिव देके दे रहा है, o के लिए मांग रहा है तो o को पॉजिटिव देके दे रहा है। इससे क्या होगा कि मेन एल्गोरिथम को में डील करेंगे, क्योंकि मेन एल्गोरिथम अगर x प्ले कर रहा है, आपका जो कंप्यूटर x प्ले कर रहा है, ऑब्वियसली वो जब o के लिए रेटिंग मांगेगा तो ये रेटिंग फंक्शन तो o को पॉजिटिव मान के चल रहा है, ये अपने आप उसको नेगेटिव करेगा। और अगर x के लिए मांग रहा है और वो भी x प्ले कर रहा है तो वो ऑब्वियसली जो रेटिंग आ रही है उसको एज इट इज यूज करेगा। ठीक है, सो रेटिंग फंक्शन को हम इंडिपेंडेंट रखेंगे और मेन एल्गोरिथम में डील करेंगे। ठीक है, अब हमारा कंप्यूटर जो है इट कैन प्ले x और o, वो हम अजम्पशन क्या लेंगे, इफ इट इज प्लेइंग फर्स्ट, अगर फर्स्ट मूव हमारी है तब कंप्यूटर इज प्लेइंग x। हमारी जब भी मैं हमारी यूज करूंगा तो हमारा मतलब एल्गोरिथम प्रोग्रामर, नॉट द प्लेयर। हमारा मतलब प्रोग्राम, हम प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, प्रोग्रामर इज द कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, और हमारा मतलब वी आर टॉकिंग फ्रॉम द कंप्यूटर्स पर्सपेक्टिव। सो व्हेन कंप्यूटर्स फर्स्ट मूव, यानी कि प्रोग्रामर भी जो हमारा एल्गोरिथम की पहली मूव है, तब वो x बन जाएगा, जब सेकंड मूव है तब वो o बन जाएगा। ठीक है, ये अजम्पशन के साथ हम अभी करेंगे। अब जब रेटिंग फंक्शन को कॉल करेगा, रेटिंग फंक्शन इंडिपेंडेंट रख सकते हैं। अब इस जो मेन एल्गोरिथम उसको तो पता है कि वो x है कि o है, तो जब भी वो, और उसी ने रेटिंग फंक्शन को कॉल करना है, उसी ने रेटिंग फंक्शन को कॉल करना है, कभी अपने लिए कॉल करना है, जब उसकी अपनी मूव होगी तो अपने लिए कॉल करना है, या ओपोनेंट के लिए भी कॉल करेगा। ओपोनेंट के लिए क्यों कॉल करना है, क्योंकि वो ओपोनेंट तो ह्यूमन है, जो ओपोनेंट है दैट इज ह्यूमन, बट वो ओपोनेंट का बोर्ड भी देखना चाहता है। ओपोनेंट तो ह्यूमन है, बट हमने ये भी देखना है कि ओपोनेंट तो नहीं जीत रहा कहीं पर, उसको ब्लॉक भी तो करना है, इसलिए ओपोनेंट के लिए भी हमें रेटिंग फंक्शन कॉल करना पड़ सकता है। ये क्लियर है सबको? एनी डाउट इन दिस? ये धीरे धीरे अब आगे आगे हम एल्गोरिथम की तरफ मूव करेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो अभी इस स्लाइड में आपने मान के चलना है कि एक रेटिंग फंक्शन बना के रखना पड़ेगा हमें, और रेटिंग फंक्शन कितना अच्छा है वो हमें पता चलेगा जैसे जैसे हम प्ले करेंगे। अब हमारा जो एल्गोरिथम है, अब हमने जैसे बताया था कि मिनमैक्स इज डेप्थ फर्स्ट सर्च है, डेप्थ फर्स्ट सर्च आप बना चुके हो,
और डेप्थ लिमिटेड भी है, और हम रिकर्सिव बनाएंगे, ठीक है। ये दो चीजें हमने ध्यान में रखनी है। सपोज वन प्लाई यानी कि वन लेवल सर्च करते हैं। वन लेवल सर्च में हमारा जो यहाँ पे बोर्ड है जो भी मूव यहाँ पे दिख रही है सपोज, अब उसके बाद लेट से 3 मूव पॉसिबल है। सो आई एम टेकिंग ए वेरी सिंपल केस। हालांकि इस बोर्ड में तो जितने एम्प्टी हैं उतनी मूव पॉसिबल है, बट लेट से 3 मूव पॉसिबल है, और हमने रेटिंग फंक्शन में तीनों बोर्ड को भेजा और पूछा सो नेक्स्ट मूव किसकी है, हमारी मूव है। हमारी मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम की मूव है, कंप्यूटर की मूव है, प्रोग्राम की मूव है, कंप्यूटर की मूव है। और कंप्यूटर ने वर्चुअली प्ले किया। सो वर्चुअली कहां प्ले किया है, वो कहां प्ले कर सकता है, ये कौन बताएगा कि भी वर्चुअली कहां प्ले कर सकते हैं, ये मूव जनरेटर बताएगा, ठीक है। मूव जनरेटर एक फंक्शन है जो बताता है कि आगे कहां पे मूव कर सकते हैं। टिक टैक टो में बनाना है तो बड़ा इजी है। टिक टैक टो में आप जहां भी एम्प्टी है वहां प्ले कर सकते हो। तो कितनी ब्रांचेस होंगी, ये ब्रांचेस उतनी होंगी जितनी जगह पे हम प्ले कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज 5 जगह पे ये पहले से चला हुआ है एल्गोरिथम, सपोज 5 जगह पे पहले से चला हुआ है, सो 3 जगह पे प्ले कर सकते हैं। सो 6 जगह पे अगर पहले चला हुआ है तो हम 3 जगह पे प्ले कर सकते हैं। नाउ लेट्स से नेक्स्ट मूव इज एक्स की मूव है, तो एक्स की जो मूव है वो जहां जहां खाली है वहां पे मूव कर सकते हैं। तो अब हमारा एल्गोरिथम क्या करेगा, रेटिंग फंक्शन को पूछेगा कि कौन सा बोर्ड अच्छा है। सो रेटिंग फंक्शन ने लेट्स से ये रेटिंग रिटर्न की, ठीक है। अभी आप जो मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग ना जाओ, अभी तो जस्ट हम देख रहे हैं किसकी रेटिंग अच्छी। अब रेटिंग बोर्ड ने जिसकी रेटिंग रिटर्न ज्यादा की हम उस डायरेक्शन में जाएंगे। सो अगर हमें बी की रेटिंग अच्छी लग रही है सो देन वी मूव टुवर्ड्स द बी। सो जो बी की मूव होगी वहीं पर हम जाएंगे। ये क्लियर है सबको? अगर हम लेवल 1 तक सोच रहे हैं तो हम अपना ही नेक्स्ट मूव जो पॉसिबल है मूव जनरेटर से पूछेंगे कि कहां कहां पे चल सकते हैं। मूव जनरेटर ने बताया कि हम 3 जगह पे चल सकते हैं। सो जहां जहां मूव जनरेटर ने बताया हम वर्चुअली वहां पे अपना एक्स रख के रेटिंग फंक्शन को पूछेंगे कि इसकी रेटिंग बताओ। फिर दूसरी जगह एक्स रख के रेटिंग फंक्शन को फिर कॉल करेंगे, और फिर तीसरी जगह, यानी कि 3 बार रेटिंग फंक्शन को कॉल करेंगे। जितनी मूव जनरेटर ने मूव बताई उतनी बार वर्चुअल मूव चल के उतनी बार रेटिंग फंक्शन को पूछेंगे कि इसकी रेटिंग करके दो। और रेटिंग फंक्शन हमने बना के रखा हुआ है, वो फाइनली एक रेटिंग दे देगा। लेट्स से वो ये रेटिंग दे रहा है। सो अब जितनी हायर रेटिंग है वो हमें अच्छी लग रही है, क्योंकि हम अपने आप प्रोग्राम कंप्यूटर अपने आप को मैक्सिमम की तरफ लेके जाना चाहता है। तो उसको हायर अच्छी लग रही है तो उसको लगेगा कि लेट्स मूव टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ बी। ये क्लियर है? ये सबको क्लियर है ये पार्ट? मनीषा, विरल, कुणाल, महक, वीर, सबको क्लियर है ये? हर्षित, क्लियर है सबको? अब हमारी मूव के बाद तो ओपोनेंट की मूव भी आने वाली है। तो अगर बट एल्गोरिथम मैं एक लेवल तक ही चलाता हूं, एल्गोरिथम को यानी कि अगले बोर्ड नहीं पता आगे क्या होने वाला है, एल्गोरिथम को नहीं पता। एल्गोरिथम ने तो सिर्फ रेटिंग एक लेवल तक की देखी है और उसमें जो उससे अच्छा लगा वो उसने चल दिया। बट हमें पता है कि अगर हम टिक टैक टो खेल रहे हैं तो एक लेवल तक जो हम सोच रहे हैं सो इट इज नॉट नेसेसरी। अगर हमें लग रहा है कि ये वाली मूव अच्छी है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि एक लेवल तक सोचने पे ही आएगा, हमें आगे ओपोनेंट का भी मूव देखनी पड़ेगी। ऐसा पॉसिबल है कि ओपोनेंट जीत जाए, अगली मूव पे ओपोनेंट जीत जाए, तो सिर्फ एक लेवल तक सोच के काम नहीं चलेगा, हमें आगे का देखना कि ओपोनेंट तो नहीं जीत रहा। तो यानी कि गेम ट्री जो बन रहा है हमारा, सो दिस इज गेम ट्री जिसमें वर्चुअल बन रहा है। अभी हम हमारा करंट बोर्ड तो ए पे है बट हम आगे आगे गेम वर्चुअल प्ले कर रहे हैं। तो अगर एक लेवल तक देख रहे थे तो हमें 8 अच्छा लग रहा था, बी अच्छा लग रहा था, बट नाउ अगर हम आगे भी चलें तो क्या होगा। अब हम आगे भी चले, आगे ओपोनेंट के पास लेट्स से ये ई एफ जी पे चल सकता है,
सी के बाद एच ए पे चल सकता है, सो डी के बाद जे एंड के पे चल सकता है, और उसके पास ये रेटिंग आ रही है। ठीक है, अब एल्गोरिथम में, अब जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, रेटिंग फंक्शन आप दोनों तरीकों से बना सकते हैं। अगर आप एल्गोरिथम में चेंज कर रहे हैं तो एल्गोरिथम में भी चेंज करके आप रख सकते हो। लेट्स से अब हम कंप्यूटर प्रोग्राम के पर्सपेक्टिव से ही सोच रहे हैं, यानी आपके एल्गोरिथम के पर्सपेक्टिव से ही सोच रहे हैं। ठीक है, अब आगे पॉसिबल मूव क्या थी, ई एफ जी। अब ओपोनेंट कौन सी चलेगा? ओपोनेंट के लिए तो -10 इज गुड। ठीक है, -10 ओपोनेंट के लिए तो -10 अच्छा है, हमारे लिए +10 अच्छा है, तो ओपोनेंट के लिए -10 अच्छा है। तो ओपोनेंट को तो -6 अच्छा लग रहा है, यहां पे ओपोनेंट को -2 अच्छा लग रहा है, यहां पे ओपोनेंट को -4 अच्छा लग रहा है। अगर मैं बी चलता, ओपोनेंट, लेट्स से हम मान के चलते हैं कि ओपोनेंट इज एक्सपर्ट, ओपोनेंट ऑलवेज प्ले बेस्ट। ठीक है, हमने तो बेस्ट एक्सपर्ट के कोर्सपोंडिंग करना, तो ओपोनेंट हमें एफ पे ले जाएगा अल्टीमेटली। अगर मैं बी चलता हूं तो ओपोनेंट विल टेक मी टू द एफ, क्योंकि एफ ओपोनेंट के लिए अच्छा है। अगर मैं सी चलता हूं, ओपोनेंट विल टेक मी टू द आई, क्योंकि उसे आई वाली मूव दिख रही है। अगर मैं डी चलता हूं, ओपोनेंट विल टेक मी टू जे। सो अल्टीमेटली बी चलने पे मैं एंड अप होता हूं एफ, यानी कि -6 पे एंड अप होता हूं। सी चलने पे आई एंड अप एट आई, यानी कि -2 पे। डी चलने पे आई एंड अप एट -4। यानी अगर मैं 2 लेवल तक सोचता हूं, सो जो बी की रेटिंग थी, बी की अपनी रेटिंग 8 थी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सी की अपनी रेटिंग 3 थी, नो वैल्यू फॉर दिस। डी की अपनी रेटिंग -2 थी, नो वैल्यू, बिकॉज बी चलने से इमीडिएटली उसके बाद ओपोनेंट मुझे एफ पे ले जाएगा, और एफ की रेटिंग -6 है। यानी कि अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं, आई विल एंड अप इन ए बोर्ड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। एफ वाला बोर्ड होगा जिसकी वैल्यू -6 है, वहां पे एंड अप कर दूंगा। इसी तरह से सी चलने पे आई एंड अप एट बोर्ड ऑफ -2 एंड डी चलने पे -4। तो यानी कि बीच के बोर्ड की रेटिंग करनी ही नहीं चाहिए, बी सी डी की रेटिंग तो देखनी नहीं चाहिए थी हमें। अगर मैं 2 लेवल तक मेरा एल्गोरिथम चलता है, आई शुड लुक एट ओनली एट लीफ लेवल, सिर्फ लीफ लेवल की रेटिंग करनी है। बीच के रेटिंग करने का कोई वेटेज नहीं है, क्योंकि बी पे चलने पे बी चाहे उसकी वैल्यू 8 है, बट हम एंड अप कहां पे हो रहे हैं, -6 पे। सी चाहे उसकी रेटिंग 3 है, बट वी एंड अप एट -2। सो सिर्फ लीफ लेवल की रेटिंग करनी है। ये क्लियर है सबको? आशीष, हर्षित, जसलीन, ये क्लियर है सबको? यस सर। सो अभी मेन टेक अवे क्या है कि लीफ लेवल की रेटिंग करनी है। अब हमने बीच के लेवल की के लिए कॉल नहीं करना रेटिंग फंक्शन, सो रेटिंग फंक्शन वुड बी कॉल्ड ओनली फॉर लीफ लेवल्स। अब लीफ लेवल कहां से पता चलेगा? यानी कोई डेप्थ हमें बताएगा। वैसे तो टिक टैक टो में तो हम एंड तक की डेप्थ बड़ी कम होती है, टिक टैक टो की तो मैक्सिमम 9 लेवल का डेप्थ होगी, क्योंकि 9 मूव पॉसिबल है, बट हम फिर भी जेनरिक वे से बना रहे हैं ताकि कल को चेस के लिए भी बना पाए। सपोज हमने डेप्थ 2 रखी है, तो जो लीफ लेवल है, जैसे ही डेप्थ, यानी कि हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च में जब भी हम आगे आगे कॉल करते जाएंगे, जो हमारा एल्गोरिथम होगा, जब आगे कॉल नहीं करना होगा तभी रेटिंग फंक्शन से पूछेंगे कि इस बोर्ड की रेटिंग कितनी है, तब तक हम आगे आगे कॉल करते जाएंगे। यानी कि ये जो एल्गोरिथम होगा ये तब तक आगे आगे कॉल करता जाएगा जब तक वो डेप्थ लीफ लेवल तक नहीं पहुंच जाता। जैसे लीफ लेवल पे पहुंचेगा, वहां से उस वाले बोर्ड की रेटिंग करेगा और वो रिटर्न करना शुरू करेगा, वो रिटर्न करता जाएगा। और उसके ऊपर वाले लेवल का काम क्या है, जैसे ई एफ जी तीनों ने अपना रिटर्न करेंगे। ई ने रिटर्न किया 9, एफ ने रिटर्न किया -6, जी ने 0। अब बी वाले जो एल्गोरिथम है, जो बी वाला है, उसका काम है इन तीनों में से बेस्ट चूज करना। लीफ लेवल वाले का तो काम है रेटिंग फंक्शन से पूछना
कि रेटिंग कितनी है। बट बीच वाले जो एल्गोरिथम्स हैं इनको जब भी रिटर्न होता है, जितने लोगों ने जितनों को कॉल किया था, इसमें EFG को कॉल किया था, इन तीनों में से जो बेस्ट है इन तीनों में से जो बेस्ट ओपोनेंट के पर्सपेक्टिव में से है, जैसे बी ओपोनेंट का है, तो ये मिनिमाइजिंग प्लाई है, यानी कि ये मिनिमाइजिंग है, इसमें से मिनिमम वैल्यू उठाएगा। यहां से -6, -2 और -4 उठेगी। सी भी -2 उठाएगा, डी भी -4 उठाएगा। अब ए का काम क्या है, ए ने आगे कॉल किया था, बी जब रिटर्न करेगा ए को, सी रिटर्न करेगा ए को, डी रिटर्न करेगा, ये मैक्सिमाइजिंग है। ये इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी -2 वो उठाएगा, यानी कि वी विल से कि मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ए की डायरेक्शन में मूव करना है। ए को कहेंगे सी की डायरेक्शन में मूव करना है। सी इज द बेस्ट मूव बिकॉज उसके बाद ओपोनेंट तुम्हें -2 पे ले जाएगा, आई पे। सो अगर बी में जाते हो तो ओपोनेंट आपको एफ में ले जाएगा, और डी में जाते हो तो ओपोनेंट आपको जे पे ले जाएगा। सो सी इज द बेस्ट मूव। सो यानी कि अब हमने बताना क्या है, लीफ लेवल ने अपनी रेटिंग करके बतानी है, बीच के लेवल ने क्या करना है, उन्होंने जिनको कॉल किया था उनमें से बेस्ट को बताना है। अब मिनिमाइजिंग वाला जो होगा वो मिनिमम वैल्यू बताएगा, और मैक्सिमाइजिंग वाला मैक्सिमम वैल्यू बताएगा। ये पार्ट क्लियर है सबको? सो लास्ट स्टेप, जैसे महक भी पूछ रहे कि लास्ट स्टेप क्यों चूज करना, बिकॉज चेस जैसी गेमों में गेम ट्री बहुत बड़ा बन सकता है। ठीक है, चेस जैसी गेमों में इट वुड बी वेरी लार्ज गेम ट्री, तो कहीं ना कहीं तो हमें रुकना पड़ेगा 2, 3, 4 या 5 लेवल पे, 6 लेवल पे, 7 लेवल पे, 8 लेवल पे, वो बहुत बड़ा गेम ट्री बन जाएगा। काफी मूव्स है, उसकी ब्रांचिंग फैक्ट्री काफी ज्यादा होगा। जैसे पहली जगह से आप चेस में एवरेज ब्रांचिंग फैक्टर 35 ऐसे ब्रांचेस होती हैं, हो सकती हैं, इससे भी ज्यादा हो सकती है, तो लेवल भी बहुत बड़े हो जाएंगे। तो वी डू हैव ए लेस टाइम, तो इसलिए हमें डेप्थ कम तक सोचना है, हम एंड तक नहीं सोच सकते, इतना बड़ा टाइम नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू लिमिट द डेप्थ। ये क्लियर है सबको? एनी डाउट इन दिस? सो अब हमें जो एल्गोरिथम बनाना है, तो इन दैट एल्गोरिथम व्हाट वी विल डू इज, अब हमें मैक्सिमाइजिंग भी करना है और मिनिमाइजिंग भी करना है। कभी मिनिमाइजिंग करना है, कभी मैक्सिमाइजिंग करना है। सो देयर आर 2 वेज टू डू मेक दिस एल्गोरिथम। सो एक तो वे है कि हम एल्गोरिथम ही 2 बनाए, ठीक है, मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग, वो रिकर्सिव होंगे, एक दूसरे को कॉल करते जाएंगे। मैक्सिमाइजिंग वाला मिनिमाइजिंग को कॉल करेगा, मिनिमाइजिंग वाला मैक्सिमाइजिंग को कॉल करेगा, जहां हम एक ही एल्गोरिथम बनाए। ठीक है, सो पहले आपको ये गेम ट्री क्लियर होना चाहिए, देन उसके बेस पे हम आगे 2 एल्गोरिथम्स देख सकते हैं। सो अभी ये पार्ट क्लियर है। जैसे मनन ने पूछा था कि हाउ डू वी एंड अप एफ, बिकॉज एफ इज द ओपोनेंट्स मूव। हमारे कंप्यूटर ने तो, हमारा कंप्यूटर अभी करंटली बोर्ड ए पे है, ठीक, और हमारे पास पॉसिबल मूव थी BCD, उसके बाद ओपोनेंट के पास मूव है। सो ओपोनेंट के पास पॉसिबिलिटी EFG जाने पे, और हम मान के चल रहे हैं कि ओपोनेंट मूव्स बेस्ट, तो ओपोनेंट हमें F वाले पे ले जाएगा, क्योंकि ओपोनेंट के लिए वो बेस्ट है। ठीक है, लेवल 2 ओपोनेंट का है, ये ओपोनेंट चलेगा, ये ह्यूमन जो भी होगा वो चलेगा। सो सम ह्यूमन विल प्ले, बट क्योंकि गेम ट्री है वर्चुअली तो हम बना ही सकते हैं सारा। अभी हम वर्चुअली बना रहे हैं, अभी तो ह्यूमंस को कहानी प्ले करने के लिए अभी तो हमने अपनी मूव डिसाइड करनी है, बट बिफोर डिसाइडिंग हम B, C या D में क्या चले, हमने ओपोनेंट का भी बना लिया गेम ट्री। और ऐसा सिर्फ 2 लेवल तक नहीं, आगे आगे भी बना सकते हैं। तो अगर 2 लेवल तक बनाते हैं तो हमने ओपोनेंट की भी बना ली है और उसकी रेटिंग भी करवा ली है, और रेटिंग फंक्शन अपने रेटिंग फंक्शन से करवाई है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, हम अपने रेटिंग फंक्शन से, हम पूरा गेम ट्री बना के अपने रेटिंग फंक्शन से डिसीजन करवा रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो ओपोनेंट है वो मिनिमम ही चूज करेगा, और अगर हम -10 से 10 है उसके लिए -10 बेस्ट है, और हमारे लिए +10 बेस्ट है। तो हम हमेशा मैक्सिमाइज करेंगे अपनी वैल्यू, और ओपोनेंट मिनिमम करेगा। जब भी ओपोनेंट की आएगा वो हमेशा मिनिमम वैल्यू पिक करेगा। ठीक है,
ये क्लियर है सबको? बैक ट्रैकिंग नहीं है, दिस इज नॉट ए बैक ट्रैकिंग, ठीक है, वी विल डिस्कस जब एल्गोरिथम करेंगे, सो दिस इज नॉट बैक ट्रैकिंग। सो डेप्थ फर्स्ट सर्च रहेगी और डेप्थ लिमिटेड रहेगा, इसका नाम बैक ट्रैकिंग नहीं होगा, डेप्थ फर्स्ट सर्च रहेगी, क्योंकि बैक ट्रैक नहीं करेंगे हम, वैल्यू रिटर्न करेंगे, सब कुछ रिटर्न होगा, बट ऐसे नहीं है कि वहां से दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, बैक ट्रैकिंग इज ए सेपरेट थिंग। ये क्लियर है सबको? अब हमें इस एल्गोरिथम को समझने के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है? ये फंक्शन आई बिलीव कि आप लोग बना सकते हो, टिक टैक टैक के लिए तो बड़े इजी है बनाने, ठीक है? मूव जनरेटर तो आपने जहां भी एम्प्टी पोजीशंस हैं वो रिटर्न कर देनी है। चेस के लिए ऑब्वियसली हमें वैलिडिटी देखनी पड़ती है, बट मूव जनरेटर यहाँ तो स्टैटिक इज नथिंग बट ए रेटिंग फंक्शन, इसका नाम रेटिंग भी रख सकते हो, और डीप इनफ फंक्शन बनाना है या इफ कंडीशन से भी लगा सकते हो, इफ एक वेरिएबल लगा के ये फंक्शन आप बना भी सकते हो बड़ी इजीली टिक टैक टू के। सो मिनमैक्स प्रोसीजर दैट एल्गोरिथम दैट वी विल डू टुडे, सो इट हैज टू बी अ रिकर्सिव एल्गोरिथम। सो हमने कल भी देखा था, इट विल बी अ डेप्थ फर्स्ट सर्च, बट वी विल लिमिट द डेप्थ। The limiting of depth is because of certain cases like chess, where it could be a very large depth, it could be a 100 of moves which are possible, so we try to limit it. Now whenever we discuss about recursive solution, the first thing comes to our mind is the exit criteria, that how it will terminate. So जो हमारा एल्गोरिथम होगा उसमें भी यही सेम टर्मिनेशन कंडीशंस होंगी। सो रिकर्सिव एल्गोरिथम जब भी हम लिखते हैं, so because we have to call the same again and again, so we first write the exit conditions. exit condition अगर true है तो वो हम exit करेंगे, अगर false है then with some criteria we may call the same algorithm, suppose recursive algorithm xyz है तो हम इसी को दोबारा से कॉल करेंगे, ठीक है? तो दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस दैट वी फॉलो इन ऑल द रिकर्सिव एल्गोरिथम्स, तो सेम यहाँ पे भी हम फॉलो करेंगे। सो रिकर्सिव यानी कि हमें एग्जिट कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी कि कब कौन सी ऐसी कंडीशन होंगी जब रिकर्शन कॉल नहीं होगी, ठीक है? तो हमने कल देखा था कि रिकर्शन जब भी एल्गोरिथम है कब कॉल नहीं होगी, जब वी आर एट ए लीफ लेवल। सो हम जब लीफ लेवल पे होंगे तब रिकर्शन कॉल नहीं होगी। सो दिस इज द वन केस। बाकी और क्या क्या केस हो सकते हैं, यानी कि एक साइड जीत गई है, ऑब्वियसली अब आगे एल्गोरिथम नहीं चलाना है। सो जैसे कोई साइड जीत जाती है तो तब ये हमारा गेम ही खत्म हो जाएगा, एल्गोरिथम ब्रेक हो जाएगा, ये एल्गोरिथम में से हमें बाहर आना पड़ेगा and we have to declare that one side has won. So this is one thing. How many ply या level हमने एक्सप्लोर कर लिए, यानी कि डेप्थ जो होगी, कितनी डेप्थ तक जाना है वो भी रिकर्शन को स्टॉप करेगी। अगर हम डिजायर डेप्थ तक जा चुके हैं तो आगे नहीं जाना। सो बिकॉज अदरवाइज देयर कुड बी ए लार्ज नंबर ऑफ लेवल्स इन द गेम ट्री, काफी लेवल हो सकते हैं, हमने एक लेवल तक ही जाना है। हाउ प्रोमिसिंग इज द पाथ, ये अभी वैसे इनिशियली हम नहीं रखेंगे, हम प्रोमिसिंग है ये, बट किसी पर चेस या किसी केस में रखा सकते हैं कि रेटिंग अगर डाउन जा रही है, अगर किसी जगह पे रेटिंग डाउन जा रही है तो तब हम उस पाथ को रिमूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट सेशन में हम इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन करेंगे, नॉट टुडे। So next session we will focus on this. How much time is left? Again ये कई गेम्स में टाइम कम होता है, जैसे चेस जैसे गेम में, और बट टिक टैक टो में तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, तो ये भी क्राइटेरिया अब हम आज नहीं देखेंगे, यानी टाइम को नहीं कंसिडर करेंगे, बट इट कुड बी वन ऑफ द क्राइटेरिया।
हाउ स्टेबल इज द कॉन्फ़िगरेशन? अगेन टिक टैक टो में ऐसा कुछ नहीं है। चेस में क्या हो सकता है कि कई बार बोर्ड अच्छा लग रहा है बट दैट पर्टिकुलर पीस इज इम्पोर्टेंट टू अस, तो उसकी स्टेबिलिटी डिफाइन कर रही है। तो बट अगेन टुडे वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस। सो अभी जो हमारा आज का फोकस होगा, जो टिक टैक टो में जो आप इम्प्लीमेंट भी करोगे, पहले वर्जन में ओनली यू थिंक अबाउट दीज टू थिंग्स। नेक्स्ट सेशन में आई विल टेल यू हाउ टू यूज दिस वन एज वेल। पहले अभी जो आज के सेशन में हम मान के चल रहे हैं कि हमारा एल्गोरिथम कब खत्म हो जाएगा, जब कोई जीत गया है या हमने कितने लेवल तक जा चुके हैं, तो लेवल के आगे नहीं जाएंगे। सो दिस वुड बी आवर इफ कंडीशन। इसके बेस पे जो हमारा एल्गोरिथम का फ्लो होगा, एल्गोरिथम को कॉल कौन करेगा? हमारा जो मेन फंक्शन है, when you are making main function में you are asking यूजर की मूव भी आप पूछ रहे हो। यूजर की मूव वाला एल्गोरिथम तो बड़ा सिंपल है। यू आर आस्किंग द यूजर एंटर योर मूव। यूजर कुछ भी एंटर करेगा 1 to 9 में, अगर कुछ उसके अलावा कुछ एंटर करता है, यू विल से दिस इज इनवैलिड, एंटर ए वैलिड मूव। अगर ऐसी कोई वैल्यू एंटर करता है जो पहले से फिल्ड है, एम्प्टी नहीं है, तब भी आप कहोगे दिस स्केयर हैज ऑलरेडी बीन फिल्ड, एंटर ए वैलिड मूव। तो यूजर मूव वाला फंक्शन तो बड़ा सिंपल सा है। ओनली कंप्यूटर मूव वाला जो फंक्शन है, उसी की हम अब उसी के लिए एल्गोरिथम लिख रहे हैं कि कंप्यूटर की मूव को कैसे पता चलेगा। कंप्यूटर मूव वाला फंक्शन जो मेन फंक्शन में है, ये आगे हमारा मिन मैक्स को कॉल करेगा। जो कंप्यूटर मूव वाला फंक्शन है वो हमेशा यहाँ पे होगा, उसके पास एक बोर्ड होगा, यानी कि इस लेवल पे होगा कंप्यूटर मूव वाला फंक्शन, और उसके पास करंट बोर्ड होगा। करंट जो गेम का बोर्ड है, जितनी गेम चल चुकी है, वट एवर इट इज, करंट बोर्ड होगा उसके पास, करंट पोजीशन होगी बोर्ड की। और कंप्यूटर मूव वाले फंक्शन का काम क्या है, ये बताना कि नेक्स्ट मूव क्या होगी। कंप्यूटर मूव वाला फंक्शन यानी कि मिन मैक्स को कॉल करेगा, वो फंक्शन कॉल करेगा मिन मैक्स को विद द करंट बोर्ड। वो करंट बोर्ड कहां पे है? जो ए पे है, तो यहां पे वो फंक्शन कॉल होगा। अब उस फंक्शन के अंदर जो हमारा मिन मैक्स वाला फंक्शन है, जिसको हमने पूछा है कि हमें बताओ कि नेक्स्ट मूव कौन सी है, दैट फंक्शन मूव जनरेटर फंक्शन से, ये मैंने आपको पहले बताया था कि मूव जनरेटर बताएगा कि कहां कहां पे चल सकते हैं। जितनी भी पोजीशन पे चल सकते हैं, मूव जनरेटर विल टेल अबाउट द दैट ऑल दोज पोजीशंस वेयर यू कैन मूव। ऑल दोज पोजीशंस पे हम वर्चुअली चलेंगे और नया बोर्ड बनाएंगे। करंट बोर्ड तो यहाँ पे है, इन ऑल दोज पोजीशंस वी वर्चुअली मूव टू ए न्यू बोर्ड, यानी कि यहाँ पे एक नया बोर्ड वर्चुअली बन जाएगा, ये वाली पोजीशन चल के। यहाँ पे भी एक नया बोर्ड बन जाएगा वर्चुअली, ये वाली मूव चल के, एंड सेम हियर, वी वर्चुअली मूव टू द न्यू। अब यहाँ पे भी मिन मैक्स वाला फंक्शन ही कॉल होगा, और उसके पास ये वाला बोर्ड होगा, न्यू बोर्ड। और ये न्यू बोर्ड कैसे क्रिएट हुआ है? ये नई मूव चल के क्रिएट हुआ है। यानी यहाँ पे जो मिन मैक्स वाला फंक्शन है, उसके पास बोर्ड आया था, करंट बोर्ड जो अभी दिख रहा है वो आया था, बट इसने मूव जनरेटर से पूछा कि कौन कौन से मूव चल सकते हैं। मूव जनरेटर ने जो भी मूव बताई, वहां पे हमने वर्चुअली चल के आगे से बी सी डी वो आगे चल दिए, और फिर आगे इसका भी बिहेवियर सेम है, ये भी आगे मिन मैक्स कॉल करेगा। ये भी पहले मूव जनरेटर को पूछेगा कि कहां कहां चल सकते हैं, मूव जनरेटर जहां जहां बताएगा वहां पे वर्चुअली नए नए बोर्ड बनाएगा, और आगे मिन मैक्स को कॉल करेगा। इस तरह से मिन मैक्स रिकर्सिवली आगे आगे अपने आप को कॉल करता जाएगा, नए बोर्ड बना के। मिन मैक्स जो एल्गोरिथम है,
अब इसके पास इसके दो बिहेवियर है, क्योंकि रिकर्शन है। एक तो इफ कंडीशन के अंदर का बिहेवियर है, जब एग्जिट कंडीशन ट्रू हो जाती है, जब एग्जिट कंडीशन ट्रू हो जाती है, और एक एल्स के अंदर का बिहेवियर है, जब एग्जिट कंडीशन फॉल्स है। तो यहां पे जो एग्जिट कंडीशन ट्रू है, और एल्स तब होगा जब एग्जिट कंडीशन फॉल्स है। ये क्लियर है? यानी मिन मैक्स जो हम एल्गोरिथम लिखेंगे, इसके दो पार्ट होंगे। एक पार्ट वो होगा जब एग्जिट कंडीशन ट्रू हो जाती है, और एक पार्ट एल्स वाला होगा जब एग्जिट कंडीशन फॉल्स है, यानी कि एग्जिट नहीं करना है, यानी आगे कॉल करना है। यहां तक क्लियर है सबको? अब एग्जिट कंडीशन ट्रू कब होती है? जब वो लास्ट लेवल पे होता है। तो ज्यादातर जहां विन हो जाती है तब तो खत्म ही हो गया एल्गोरिथम, तब तो कुछ नहीं करना, यानी कि वन समबडी हैज वन, कि वन साइड हैज वन, तब तो खत्म ही हो गया। डिक्लेयर करो उसको विनर एंड खत्म कर दो। बट एग्जिट कंडीशन तब भी ट्रू हो जाती है व्हेन वी आर एट ए लीफ लेवल। सो लीफ लेवल पे जब है तब एग्जिट कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो यानी कि जब लीफ लेवल पे है तब हमें कुछ कोड लिखना है, और जब हम लीफ लेवल पे नहीं है, बीच के किसी लेवल पे है, तब हमें कोड लिखना है। तो हमारे पास अब दो जगह पे कोड लिखना है, एक तो इस जगह पे कोड और एक इस जगह पे कोड। टू अंडरस्टैंड इट बेटर, हम ये दोनों को अलग अलग करके, मैं दोनों को अलग अलग स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा। यानी कि एल्स वाला पार्ट अलग से डिस्कस करेंगे कि इसका कोड क्या होगा, और एग्जिट कंडीशन जब ट्रू हो जाती है इसको अलग से डिस्कस करेंगे। ये क्लियर है सबको? यहां तक डाउट हो किसी को? मनन, अनुज, भव्या, अनन्या, इज इट क्लियर? सबको यहां तक क्लियर है कि हमें मिन मैक्स में दो तरह के कोड लिखने हैं? दिवेज, अतिंदरजीत, क्लियर है सबको? सो अब हमारा एम क्या है? जब हम लीफ पे हैं, लीफ पे हम क्या चाहते हैं, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि लीफ की रेटिंग जाते हैं। सो जो लीफ वाला कोड होगा, इसके अंदर तो रेटिंग फंक्शन जो हमने अलग से बना के रखा हुआ है उसको कॉल करेंगे, उसमें अपना बोर्ड भेजेंगे। वो कौन सा बोर्ड होगा? जो इस मिन मैक्स को मिला हुआ है। यानी कि जो बी ए वाला मिन मैक्स है उसको तो कंप्यूटर मूव ने बोर्ड भेजा है, जो बी वाला मिन मैक्स है इसको ए ने बोर्ड भेजा है। ए ने 3 बोर्ड भेजे हैं, एक बी को भेजा, एक सी को भेजा, एक डी को भेजा। ठीक है, तो अब रेटिंग किसकी करानी है? ऐसे ई को कौन सा बोर्ड मिला है? जो बी ने भेजा। बी ने भी 3 बोर्ड भेजे हैं, एक ई को, एक एफ को, एक जी को। उसे कैसे पता चला 3 बोर्ड भेजने हैं? मूव जनरेटर ने बताया कि 3 मूव्स हैं, उसने उतने बोर्ड भेज दिए। अब जब ई वाला जो मिन मैक्स है उसने देखा उसकी एग्जिट कंडीशन ट्रू हो गई है, तो वो रेटिंग कराएगा बोर्ड, वो अपने बोर्ड की रेटिंग कराएगा। रेटिंग वाला फंक्शन अलग से पड़ा हुआ है, उसमें जब भी बोर्ड भेजते हैं वो एक रेटिंग कर देते हैं, जो हमने कल डिस्कस किया था। तो ये एक इंटीजर रिटर्न कर देता है जिसकी रेंज होती है -10 to 10। ये कुछ भी हो सकती है, आप -100 to 100 कुछ भी लिख सकते हो। यानी लीफ लेवल पे तो ऐसा कोड लिखेंगे हम। बट जो एल्स यानी कि जो बीच के लेवल होंगे, यहां पे रिकर्शन कॉल होगी। हियर वी विल कॉल द रिकर्शन। और कितनी बार कॉल करनी है? जैसे बी ने कितनी बार कॉल करनी है? जितने इसके सक्सेसर है। कितने सक्सेसर है वो मूव जनरेटर बताता है। सो मूव जनरेटर बताएगा कि कितनी मूव्स है, उतनी बार रिकर्शन कॉल करनी है, यानी कि फॉर ईच सक्सेसर कॉल करनी है। रिकर्शन सभी सक्सेसर के लिए कॉल करनी है। और जब सबके लिए कॉल करेंगे, जैसे बी ने ई, एफ और जी के लिए कॉल की, तो बी का काम क्या है? इनमें से बी
ई भी रिटर्न करेगा, एफ भी रिटर्न करेगा, जी भी रिटर्न करेगा, क्योंकि सबने सबके लिए रिकर्शन कॉल की, बट ई एफ जी आगे रिकर्शन कॉल नहीं कर रहे, वो तो एग्जिट कंडीशन उनकी ट्रू हो जाएगी, वो तो रिटर्न करेंगे। तो ई एफ जी रिटर्न करेंगे, तो बी का काम है इनमें से जो बेस्ट है, इनमें से जो बेस्ट है उसको चूज करना। सी का काम भी यही है, एच और आई में से जो बेस्ट है उसको चूज करना। डी का काम भी यही है, जे और के में जो बेस्ट है उसको चूज करना। यानी कि एल्स वाले पार्ट में, एल्स वाला पार्ट होगा बीच वाले नोड के लिए, उसका काम है रिकर्शन कॉल करना फॉर एवरी सक्सेसर, और उनमें से जो बेस्ट है उसको पिक करना ताकि अपने पेरेंट को बता पाए। बी बेस्ट क्यों चूज कर रहा है? ताकि अपने पेरेंट ए को बता पाए। सी भी बेस्ट चूज इसलिए कर रहा है ताकि अपने पेरेंट ए को बता पाए, रिटर्न कर पाए। डी भी बेस्ट इसलिए चूज कर रहा है ताकि अपने पेरेंट ए को बता पाए। सो बीच के नोड के लिए कोड चलेगा एल्स वाला, लीफ के लिए चलेगा इफ वाला कोड। सो लीफ भी बेस्ट बता रहा है, अपनी रेटिंग करके बता रहा है अपने पेरेंट को, वो तो यहीं पर रिटर्न कर देगा। और बी तीनों जितने भी सक्सेसर हैं, फॉर ई सक्सेसर रिकर्शन कॉल करेगा और उनकी रेटिंग में से जो बेस्ट होगी वो पिक कर लेगा ताकि अपने पेरेंट को बता पाए। ये क्लियर है सबको? अभिषेक, कतिंदरजीत, क्लियर है सबको? अक्षित, कोई डाउट हो अभी तक? हर्षदीप, मीनल, शैल वी मूव फर्दर? तो अब हमने यानी कि दोनों कोड देखने हैं, तो पहले हम एल्स वाला कोड देखते हैं, ठीक है? हमने दोनों को देखना है। अब हमने दोनों में ये भी तो देखा था कि भी जो ओपोनेंट है, ओपोनेंट तो मिनिमम चूज करता है, उसको तो बेस्ट क्या लगता है? मिनिमम। हमारा जो ओपोनेंट है उसके लिए बेस्ट तो क्या है? मिनिमम वैल्यू। और जो मेन प्लेयर है, जो हमारा कंप्यूटर एल्गोरिथम है, उसको बेस्ट लगता है मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि जो एक के लिए बेस्ट है वो दूसरे के लिए बेस्ट नहीं है। तो हम दोनों को अब धीरे धीरे एक एक करके देखते हैं। पहले हम प्लेयर एल्गोरिथम यानी कि कंप्यूटर का एल्गोरिथम, जो हमारा मेन एल्गोरिथम है, कंप्यूटर कैसे खेलेगा। तो ये एल्स वाला पार्ट है, ठीक है? दिस इज एल्स पार्ट। ये तब चलेगा जब एल्स में चल रहे। एल्स में मैंने बताया था कि वो अपने हर सक्सेसर के लिए पूछेगा। जैसे बी क्या कर रहा था, जो भी उसके सक्सेसर थे उन सब के लिए पूछ रहा था, ई एफ जी जितने भी सक्सेसर हैं, कितने सक्सेसर्स होंगे ये मूव जनरेटर बताता है। जितनी पॉसिबल मूव है उतने सक्सेसर होंगे। और वो सबसे पूछता है कि तुम्हारा क्या है। अब जो ये वाला एल्गोरिथम है, इसका नाम अगर हम प्लेयर रखते हैं, और सक्सेसर वाले एल्गोरिथम का नाम ओपोनेंट, रिकर्सिव एल्गोरिथम ही है, बट बी यानी कि ये वाला एल्गोरिथम प्लेयर वाला ओपोनेंट को कॉल करता है, ओपोनेंट वाला प्लेयर को। यानी अगर ये प्लेयर वाला एल्गोरिथम है, ये ओपोनेंट वाले को कॉल करेगा, और ओपोनेंट वाला अगर आगे चलता है एल्गोरिथम, वो प्लेयर वाले को कॉल करता है रिकर्शन ही, ठीक है? बाद में हम देखेंगे कैसे कंबाइन करना है। तो ये ओपोनेंट वाले एल्गोरिथम को कॉल कर रहा है, साथ में एक डेप्थ पैरामीटर को बढ़ा रहा है, ताकि ये हम एग्जिट कंडीशन में देखेंगे जब उसकी इफ वाले केस में डेप्थ अगर हो गई है तब इफ ट्रू हो जाएगा। तो अभी हम एल्स वाला पार्ट देख रहे हैं, ठीक है? एल्स वाला पार्ट देख रहे हैं। एल्स वाले में पार्ट में क्या है, वो अपने ओपोनेंट से पूछता है कि तुम्हारा रिजल्ट क्या है, और कितने ओपोनेंट को पूछता है? सभी को, ई एफ जी। सो ई भी बताएगा अपना रिजल्ट, एफ भी बताएगा अपना रिजल्ट, और जी भी बताएगा। तो कॉल क्या होगी? बारी बारी कॉल होगी, पहले ई को, फिर एफ को, फिर जी को। डेप्थ फर्स्ट सर्च है तो बारी बारी कॉल होगी। ई अपना रिजल्ट बताएगा, एफ अपना रिजल्ट बताएगा, और जी बताएगा। तो ये क्या करेगा, न्यू वैल्यू में रिजल्ट स्टोर करेगा। पहले सपोज ई ने बताया कि मेरा रिजल्ट 9 है, एफ ने बताया मेरा रिजल्ट -6 है, जी ने बताया कि मेरा रिजल्ट 3 है। जिसका बेस्ट होगा, जिसकी न्यू वैल्यू ग्रेटर है, उसकी रखेगा।
ठीक है, न्यू वैल्यू सबसे ले रहा है, न्यू वैल्यू में स्टोर कर रहा है। न्यू वैल्यू को हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, ठीक है, न्यू वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। अभी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ, बट न्यू वैल्यू को इनिशियलाइज किया होगा हमने, इस फॉर लूप के बाहर इनिशियलाइज किया होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया होगा। पहली बार न्यू वैल्यू, अब जो ई रिटर्न करेगा उससे बेटर है, तो न्यू वैल्यू को बिल्कुल 0 के -10 से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, जो भी सबसे कम वैल्यू है, ठीक है। सो अब ई जो रिटर्न करेगा, तो ई की वैल्यू तो उससे बेटर ही है, तो न्यू वैल्यू में ई की वैल्यू आ जाएगी। अब एफ और जी की वैल्यू न्यू वैल्यू में तब आएगी अगर वो मैक्स स्कोर से बेटर है। सो मैक्स स्कोर हमने, यानी न्यू वैल्यू जो प्लेयर की वैल्यू, इफ न्यू वैल्यू इज ग्रेटर देन मैक्स स्कोर, यानी कि नई वैल्यू जो भी आ रही है अगर वो मैक्सिमम स्कोर से, मैक्सिमम स्कोर को भी हमने इनिशियलाइज किया हुआ है। सो मैक्सिमम स्कोर इज आल्सो इनिशियलाइज्ड टू सम वैल्यू, let's say 0. So if new value is greater than maximum score, then maximum score वो सेट हो जाएगी, यानी कि आफ्टर दिस लूप हमें पता चल जाएगा E, F और G में से बेस्ट स्कोर क्या है। यानी कि इस पूरे कोड का मेन पर्पस क्या है कि पहले E के लिए कॉल करना, फिर F के लिए कॉल करना, फिर G के लिए कॉल करना, और तीनों में से जिसकी बेस्ट होगी वो मैक्स स्कोर में स्टोर कर देनी, और जो पाथ है वो भी स्टोर कर देना, वो भी दैट पाथ इज आल्सो स्टोर्ड। ये पाथ स्टोर कैसे करना है, ये तो टिक टैक टो में तो उसका मूव का नंबर ही है, टिक टैक टो में मूव का नंबर है, ये मैं आपको लेटर ऑन और भी बताऊंगा भी कैसे करना है, ठीक है। सो अभी फॉर टाइमिंग आपको क्या याद रखना है कि बी ने सभी सक्सेसर के लिए एक रिकर्सिव सेम एल्गोरिथम कॉल किया है, ओपोनेंट भी सिमिलर एल्गोरिथम ही है, उसको कॉल किया है, और इन तीनों में से जो बेस्ट है उसको मैक्सिमम स्कोर में स्टोर कर लिया। ये क्लियर है सबको? सो बेस्ट क्या है? ग्रेटर देन, जिसकी अगर नई वैल्यू मैक्सिमम स्कोर से बेटर है तब वो उसको स्टोर करता है। नई वैल्यू अगर ग्रेटर है, सो दिस इज ग्रेटर, ठीक है, ये क्लियर है सबको? सो मीनल, अमित, अमृत, ये क्लियर है सबको? ठीक है, जैसे ये प्लेयर का एल्गोरिथम है वैसे यानी ओपोनेंट का भी होना चाहिए। सो प्लेयर का एल्गोरिथम फाइनल अपनी मैक्स स्कोर या बेस्ट पाथ रिटर्न करेगा। अभी हम ओपोनेंट वाले पे आते हैं। ओपोनेंट का भी सेम एल्गोरिथम है। सो जैसे बी के लिए हमने ई एफ जी को कॉल किया था, अगर ई एफ जी लीफ लेवल पे ना होते, आगे भी इनके लेवल होते, तो ये आगे भी कॉल करते, बट उस केस में ये अगर प्लेयर वाला एल्गोरिथम है तो ये ओपोनेंट वाला एल्गोरिथम है। अगर प्लेयर वाला इनका बेस्ट उठाता है, बेस्ट मतलब ग्रेटर देन उठाता है, मैक्सिमम वैल्यू उठाता है, ओपोनेंट वाला मिनिमम उठाएगा। तो फर्क सिर्फ यहां पे है, न्यू वैल्यू इज लेस देन, पिछले में ये ग्रेटर देन था, यहां पे ये लेस देन है। अगर नई वैल्यू लेस देन है तभी वो मिनिमम स्कोर में सेव करेगा। तो ई क्या करेगा, एच और आई में से जिसकी मिनिमम होगी वो उठाएगा। बी क्या करता था, ई एफ जी में से जिसकी मैक्सिमम होती थी वो उठाता था। ई क्या करता है, एच और आई में से जिसकी मिनिमम होती है वो उठाता है। तो यानी कि प्लेयर वाला जो वर्जन है वो अपने हर सक्सेसर की मैक्सिमम वैल्यू उठाता था, उसको वो अच्छा लगता था, उसी का पाथ रखता था। बट ओपोनेंट वाला एल्गोरिथम अपने हर सक्सेसर की मिनिमम वैल्यू उठाता है। ये क्लियर है सबको? यही हमने कल किया था ना कि ए से हमने स्टार्ट किया था, बी सी डी एंड देन
ई एफ जी, इसी तरह से हमने स्टार्ट किया था ना। सो यहां से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पे जाती थी और वो आगे मैक्सिमम वैल्यू उठाता था। तो दैट्स व्हाई दिस इज नेम्ड एज ए मिन मैक्स एल्गोरिथम। एक लेवल पे हमें मिनिमम अच्छा लग रहा है, एक लेवल पे हमें मैक्सिमम अच्छा लग रहा है। सो जो प्लेयर खुद है या फिर कंप्यूटर है, उसको उसने अपना बेस्ट ऑप्शन उठानी है, मैक्सिमम वैल्यू उठानी है। बट वो चाहता है कि उसका प्लेयर ओपोनेंट है, उसके लिए मिनिमम बेस्ट है, तो वो मिनिमम उठाएगा। सो इस तरह से ये एल्गोरिथम मूव करता है। यहां तक क्लियर है सबको? क्षितेज, अविरल, क्लियर है सबको? अब हमने, बट ये अभी बड़ा कम्बरसम है। अभी जो मैंने आपको बताया, मैंने दो एल्गोरिथम बता दिए, प्लेयर ओपोनेंट। हमें इन दोनों को कंबाइन करना है, ठीक है? कभी हम मिनिमम उठाते हैं, कभी मैक्सिमम उठाते हैं। तो यानी कि इवन दो प्लेयर वाला एल्गोरिथम ओपोनेंट को कॉल कर रहा था, ओपोनेंट वाला प्लेयर को कर रहा है दोनों रिकर्सिव एल्गोरिथम। तो रिकर्शन इसमें क्या है? प्लेयर वाला ओपोनेंट को कॉल करता है, नया बोर्ड बना के, जितने ओपोनेंट है, ओपोनेंट वाला आके प्लेयर को कॉल करता है। तो रिकर्शन इसकी 2 लेवल रिकर्शन है। बट ये कंफर्टेबल नहीं होती प्रोग्रामर्स के लिए। जब आप प्रोग्रामिंग करोगे, यू विल से कि ये बड़ा कम्बरसम सा है। नाउ लेट्स कंबाइन दीस टू एल्गोरिथम्स। रिमेंबर, अभी हम एल्स वाला पार्ट ही देख रहे हैं, ठीक है? एल्स वाला पार्ट, इफ वाला पार्ट नहीं देख रहे, एल्स वाला पार्ट ही देख रहे हैं। अब हमने दोनों को कंबाइन करना है। अब इन दोनों को कंबाइन करने के लिए ये नेक्स्ट स्लाइड आपको समझनी बड़ी जरूरी है। सो वी विल स्पेंड टाइम ऑन दिस, ठीक है? सो हमारे पास e की वैल्यू आई थी 9, -6 और 0, ठीक है? तो हम इसमें से ये मिनिमम वैल्यू उठाना चाहते थे। लेट्स से मिनिमम वैल्यू उठाना चाहते थे। मिनिमम क्या थी? -6। हम -6 उठाना चाहते थे। बट इसको उठाने का एक और तरीका है। अगर मैं नेगेटिव कर दूं सारी वैल्यू, 9 का बन जाएगा -9, -6 का 6, 0 का 0 रहेगा। नेगेटिव करने के बाद मैं मैक्सिमम उठा सकता हूं। सो नेगेटिव का मैक्सिमम इज इक्वल टू मिनिमम उठाना। वैसे मुझे मिनिमम उठाना था यहां पे, यानी कि -6 को उठाना था, बट नेगेटिव करके मैक्सिमम भी उठा सकता हूं मैं। अगर मैं नेगेटिव करके मैक्सिमम उठाता हूं तो 6 ही उठेगा। जैसे यहां पे भी मिनिमम उठाना था। मिनिमम क्या है? 0 और -2 में से मिनिमम है -2। बट मैं नेगेटिव करके दोनों का नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव का मैक्सिमम उठा रहा हूं, ठीक है? मिनिमम उठाना था बट मैं नेगेटिव का मैक्सिमम उठा रहा हूं। सो नेगेटिव का मैक्सिमम उठेगा 2। उठाना 2 ही था, यानी इसमें भी एफ ही अच्छा लग रहा था, एफ वाला उठाना था। अगर मिनिमम उठाता तब भी एफ वाला उठता, बट नेगेटिव का मैक्सिमम भी एफ ही है। इसमें भी मिनिमम उठाता तो आई बेटर लगता, बट नेगेटिव का जो मैक्सिमम है दैट इज आल्सो 2। एंड सेम हियर। तो rather than पिकिंग मिनिमम, मैं नेगेटिव का मैक्सिमम उठाऊंगा, ठीक है? अब जब भी ये वैल्यू होगी, मैं दोबारा से इसको नेगेटिव कर दूंगा। जब भी मैं रिटर्न करूंगा, आई अगेन मेक देम नेगेटिव। रिटर्न के टाइम भी नेगेटिव कर दी, यानी कि 6 को -6, -2, -4 कर दी। अब जो ये बिहेवियर था, यहां पे मैक्सिमम करना था, बट जो मेरा बिहेवियर है, यानी कि अब मुझे वैल्यू मिल रही थी 6 to 4, बट मेरा बिहेवियर क्या है? नेगेटिव का मैक्सिमम उठाना है। सो मैंने फिर नेगेटिव कर दिया, यानी 6 का -6 कर दिया, 2 का -2 कर दिया, 4 का -4 कर दिया। अब नेगेटिव का मैक्सिमम क्या है? इन तीनों का मैक्सिमम है -2, तो फिर मेरा C उठ गया। तो यानी कि मेरा बिहेवियर मिन मैक्स की जगह
मेरा कॉमन बिहेवियर है नेगेटिव करके मैक्सिमम उठाओ, पिक मैक्सिमम ऑफ नेगेटिव वैल्यू। सो अब मेरा कॉमन बिहेवियर है, मैं ऐसे नहीं कभी मिन उठाता हूं कभी मैक्स उठाता हूं, मेरे पास जो भी वैल्यू आती है मैं उसका नेगेटिव करके उसका मैक्सिमम उठा लेता हूं। सो पहली बार वैल्यू आई थी 9 - 6 0, तो मैंने नेगेटिव करके उसका मैक्सिमम उठा लिया था। दूसरी बार वैल्यू आई 6 2 4, फिर मैंने मैक्सिमम उठाना था, बट अगर मैं सिंपल मैक्सिमम उठाता तो 6 चला जाता, बट मैंने किया क्या, उसका फिर नेगेटिव करके उसका मैक्सिमम उठा लिया। मैंने नेगेटिव किया तो -6 और -2 और -4 का मैक्सिमम क्या है, -2। तो rather than doing min max, भी कभी min करना है कभी max करना है, so I have done a common behavior which is कि नेगेटिव करके then pick the maximum. So I do the negative and then उसका मैक्सिमम उठाना है। सो नेगेटिव करके जब भी कोई वैल्यू मिलती है, बी को जब भी वैल्यू मिलती है, बी को 3 वैल्यू मिली 9 - 6 0, इसने तीनों का नेगेटिव करके उसका मैक्सिमम उठा लिया। ए को वैल्यू मिली 6 2 और 4, ए ने भी उनका नेगेटिव करके उसका मैक्सिमम उठा लिया। सो मिन मैक्स नहीं करना, अब जो भी वैल्यू मिलेगी उसका नेगेटिव करके मैक्सिमम उठा लो। सो अब ये कॉमन बिहेवियर हो जाएगा। ये क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? भव्या, मनीष, ये सबको क्लियर है? लीना, अबिरल? तो अब अर्लियर हमें 2 एल्गोरिथम लिखने पड़ रहे थे, एक प्लेयर के लिए जो मैक्सिमम उठाता था और एक एल्गोरिथम जो ओपोनेंट के लिए मिनिमम उठाता था। ठीक है, अब हम दोनों एल्गोरिथम को कंबाइन कर देंगे। दोनों को कंबाइन करके हम जब भी वैल्यू मिलेगी उसका नेगेटिव करेंगे और उसका मैक्सिमम उठा लेंगे। और कंबाइन एल्गोरिथम इज नथिंग बट द सेम एल्गोरिथम। यहां पे पहले मैंने एनी प्लेयर की जगह प्लेयर और ओपोनेंट करके 2 एल्गोरिथम बनाए थे, प्लेयर और ओपोनेंट करके। और जो प्लेयर वाला एल्गोरिथम था दैट वाज कॉलिंग ओपोनेंट, और जो ओपोनेंट वाला एल्गोरिथम था वो प्लेयर को कॉल कर रहा था। जो प्लेयर वाला एल्गोरिथम था वो मैक्सिमम वैल्यू उठा रहा था, ओपोनेंट वाला लेस वैल्यू उठा रहा था। बट अब दोनों का बिहेवियर सेम कर दिए। वो बिहेवियर क्या है कि नेगेटिव कर दो, जो भी वैल्यू मिलेगी, जो भी रिजल्ट आएगा उसको नेगेटिव कर दो और उठाओ मैक्सिमम ही। सो नेगेटिव करके उठाओ मैक्सिमम ही, देन these two algorithm can be a single algorithm. So हमने अब दोनों को कंबाइन करके सिंगल एल्गोरिथम बना लिया। एल्स में जो चलेगा नाउ दैट इज ए सिंगल एल्गोरिथम। सिंगल स्टेप चलेंगे क्योंकि हम नेगेटिव करके मैक्सिमम करते हैं। तो एक बार नेगेटिव करके मैक्सिमम किया, दूसरी बार नेगेटिव का नेगेटिव वो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाता है, तो वो मैक्सिमम करेंगे तो मैक्सिमम ही रहेगा। तो दोनों का बिहेवियर डिपिक्ट हो जाएगा। यानी जब मिनिमम करना था, मिनिमम चूज करना था, तो हमने नेगेटिव करके मैक्सिमम चूज किया, तो दैट इज इक्वल टू मिनिमम। अगले बार में क्या हुआ, नेगेटिव का नेगेटिव करेंगे वो पॉजिटिव ही हो जाता है, और फिर मैक्सिमम तो हम चूज कर ही रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस ट्रिक के कारण दिस मिन मैक्स एल्गोरिथम बिकम्स ए सिंगल एल्गोरिथम, rather than कि 2 एल्गोरिथम लिखते हैं प्लेयर और ओपोनेंट के, अब हम एनी प्लेयर का सिंगल एल्गोरिथम लिख सकते हैं। ये क्लियर सबको? दिस ट्रिक इज क्लियर? हर्षित, अर्चित, मुस्कान क्लियर है? जतिन क्लियर है सबको? अनन्या? ठीक है, अब इफ वाले पार्ट पे आते हैं। ठीक है, इफ वाले पार्ट पे आते हैं।
सो अब एल्गोरिथम जब स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली एग्जिट कंडीशन होंगी। एग्जिट कंडीशन क्या है कि कोई जीत गया तब खत्म हो जाएगा। जब डीप इनफ, ये डीप इनफ फंक्शन बनाना है या सिंपली आप कंपेयर करना है कि इतना लेवल आ गया है इफ के अंदर, वो भी कर सकते हो। सो जब भी ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब लीफ लेवल है। लीफ लेवल क्या करता है, ये रेटिंग फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है। या पोजीशन का मतलब जो आपका करंट बोर्ड है, जो भी इसका बोर्ड मिले, जो भी बोर्ड मिला है, ये लीफ लेवल क्या करता है, उसकी रेटिंग को रिटर्न कर देता है। उसके आगे का पाथ तो नील ही है क्योंकि वो लीफ लेवल है, आगे तो नील है, आगे कुछ नहीं है। तो ये लीफ लेवल है, ये इफ कंडीशन है। बट अगर लीफ लेवल नहीं है, यानी अदरवाइज, यानी कि एल्स, तब वो मूव जनरेट को कॉल करके पूछता है कि और कौन कौन सी मूव है। ऐसा हो सकता है कि आगे मूव ही ना मिले, कोई वैलिड मूव ना मिले, ऐसा भी पॉसिबल है। तो वो सक्सेसर में डाल देता है। बट अगर कोई मूव नहीं है, यानी आगे वैलिड मूव ही नहीं है कोई, आगे जैसे खत्म ही हो गया, तब भी एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा, तब जो भी है वो रिटर्न कर देगा आगे। बट अगर सक्सेसर एम्प्टी नहीं है, तब हमारा एल्स वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। और एल्स वाला पार्ट में हमने बेस्ट स्कोर या मैक्सिमम स्कोर जो भी मैंने लिखा था इनिशियलाइज करेंगे। और अब एल्स वाला पार्ट जो है दैट इज द सेम पाथ, ये जो वही लिखा था एनी प्लेयर वाला। सो दिस इज द सेम पाथ एल्स वाला, कि हम मिन मैक्स, अब एनी प्लेयर की जगह मैंने नाम के रख दिया उसको मिन मैक्स, एक्चुअल एल्गोरिथम मिन मैक्स। सक्सेसर क्या है, नया बोर्ड भेज रहे हैं, डेप्थ बढ़ा रहे हैं ताकि अगली बार खत्म हो सके, जो वैल्यू है उसको नेगेटिव कर रहे हैं और ग्रेटर देन चेक कर रहे हैं। सो दिस इज द कंबाइंड एल्गोरिथम, ये एल्स पाथ है। ये क्लियर है सबको, कंबाइंड एल्गोरिथम? ठीक है, इसमें इफ पार्ट है और एल्स पार्ट है। अब ये एल्गोरिथम में आपको दिक्कत कहां पे आएगी व्हेन यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट? सो काफी डाउट्स मे बी अभी आपके माइंड में नहीं आएंगे, बट व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग इट दिस स्लाइड्स अगेन, मैं शेयर कर दूंगा, सो देन डाउट्स में कम। तो हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट सेशन जो रखेंगे, आप इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करो, और नेक्स्ट सेशन जो नेक्स्ट वेडनेसडे होगा, वी विल अगेन डिस्कस, फिर हम इसमें एक इंप्रूवमेंट भी करेंगे विच इज कॉल्ड अल्फा बीटा पिरोडिंग, ठीक है, वो भी हम स्टार्ट कर देंगे।